मैं मोहम्मद आसिफ़ अजीज़ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए बला ताख़ीर सवालात पे आते हैं, लेकिन उससे कबल आप लोग जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2। प्रैक्टिस सेट 2 के पार्ट 1 में, यानी इससे जो पहले का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, इसमें हम लोग सवाल नंबर 50 तक बात कर चुके थे कि गालिब इब्तिदा में किस शायर के रंग में मशक़ सुखन किया करते थे। तो इसका सही आंसर था बी, बेदिल। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 51 में आते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब डाली? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब डाली? ऑप्शन है 21 जनवरी 1865, 21 जनवरी 1865, 31 जनवरी 1860 और सी में है 5 जनवरी 1862 और डी में है 11 जनवरी 1867। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जनवरी 1865। 21 जनवरी 1865 को मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली थी। इसका भी थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये अंजुमन पंजाब आखिर क्या था। तो साथियों, दरअसल बात ये थी कि 1857 की जो पहली जंग आज़ादी हुई थी, उसके बाद अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हिंदुस्तान पे हो जाता है और हर तरफ जो है अंग्रेजियत गालिब आने लगती है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने भी चाहा कि उर्दू शायरी को अंग्रेज़ी का हमपल्ला बनाया जाए, तो उन्होंने भी कोशिशें तेज़ की। तो इसी कड़ी में एक अंग्रेज़ था, कर्नल हॉलराइड। इसके मशवरे से इन्होंने मशवरा दिया किसको? मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, कि एक अंजुमन बनाई जाए, एक अंजुमन बनाई जाए नज़म के सिलसिले में, ठीक है। और वही अंजुमन जो है अंजुमन पंजाब कहलाई, अंजुमन पंजाब कहलाई। और ये अंजुमन जो है 21 जनवरी 1865 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। ये जदीद नज़म यहीं से 21 जनवरी 1865 से ही जदीद नज़म की शुरुआत उर्दू में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 52 में आते हैं। सवाल नंबर 52 है कि दर्जा झेल में से कौन सी नज़म इकबाल की नहीं है? इकबाल की नहीं है। ऑप्शन है खिज़्र की राह, मस्जिद कुर्तबा, साकी नामा और डी में है तन्हाई। तो खिज़्र की राह, साकी नामा, मस्जिद कुर्तबा, ये तीनों नज़म जो है इकबाल की है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी जो है तन्हाई, ये नज़म इकबाल साहब ने नहीं लिखी है। ये नज़म फैज़ अहमद फैज़ का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 53 पे आते हैं। सवाल नंबर 53 है, चिकनी डल्ली और बेसनी रोटी किसके कलाम है जो नज़म की तारीफ़ में आती है? यानी इसका सीधा सा सवाल होगा कि चिकनी डल्ली बेसनी रोटी किसकी नज़में हैं? तो ये ऑप्शन है मीर, इकबाल, नज़ीर, गालिब। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ऑप्शन डी, गालिब। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 54 पे आते हैं। सवाल नंबर 54 है कि नज़म को झेल में से किस तहरीक से फ़रोग़ मिला? नज़म को झेल में से किस तहरीक से फ़रोग़ मिला? अभी हम बताए थे, अलीगढ़ तहरीक,
बी में है अंजुमन पंजाब तहरीक, सी में है तरक्की पसंद तहरीक और डी में है हल्का अरबाब ज़ौक़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंजुमन पंजाब तहरीक से नज़म को फ़रोग़ मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 55 पे आते हैं। सवाल नंबर 55 है, इकबाल की दर्जा झेल नज़मों में कौन सी नज़म तर्जुमा नहीं बल्कि तबाज़ाद है, बल्कि तबाज़ाद है। ठीक है, तबाज़ाद का मतलब होता है तबीयत से निकला हुआ, तबीयत से निकला हुआ। ठीक है, तबीयत से निकला हुआ यानी कि जो नज़म किसी शायर का उसकी फ़िक्र का नतीजा है, यानी वो नज़म उस शायर ने खुद लिखा है, बल्कि वो तर्जुमा नहीं है। तर्जुमा यानी तर्जुमा का मतलब किसी दूसरी ज़ुबान से उसे ट्रांसलेट किया गया हो, लेकिन तबाज़ात का मतलब है तबीयत से निकला हुआ, खुद उसकी जाती सोच का नतीजा हो। तो इसमें सवाल पूछ रहा है कि इकबाल की दर्जा झेल नज़मों में से कौन सी नज़म तर्जुमा नहीं है बल्कि तबाज़ाद है। ऑप्शन है हिमाला, एक मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गिलहरी, एक गाय और बकरी। तो इसमें 3 जो है वो तर्जुमा शुदा नज़म है, एक मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गिलहरी, एक गाय और बकरी। एक नज़म जो है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है तर्जुमा शुदा नहीं है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 56 पे आते हैं। जिंदा की एक सुबह, जिंदा की एक शाम, सरे मक्तल, लोहो कलम किसकी नज़में हैं? ऑप्शन ए है मखदूम, बी में है इकबाल, सी में अख्तरुल ईमान और डी में है फैज़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है जिंदा की एक शाम, जिंदा की एक सुबह, सरे मक्तल, लोहो कलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 57 पे आते हैं। सवाल नंबर 57 पे आते हैं। हम जो तारीख रातों में मारे गए, हम जो तारीख रातों में मारे गए, ए दिले बेताब ठहर, तो तौक़वदार का मौसम किसकी नज़म हैं? ऑप्शन है अख्तरुल ईमान, फैज़ अहमद फैज़, इकबाल या जोश। तो इसका सही आंसर होगा इकबाल, बी नंबर ऑप्शन इसका सही बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, फैज़ अहमद फैज़। ठीक है, हम जो तारीख रातों में मारे गए, ए दिले बेताब ठहर, तौक़ वदार का मौसम, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़में हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 58 में आते हैं। सवाल नंबर 58 है, उर्दू में नज़म के अव्वलीन नुकूस किसके यहाँ मिलते हैं? उर्दू में नज़म के अव्वलीन नुकूस किसके यहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी में है नज़ीर अकबर आबादी, सी में है इब्राहिम कुतुब शाह और डी में है वली दकनी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन के हिसाब से बी, नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, अगर यहाँ नज़ीर अकबर आबादी नहीं होता और यहाँ होता ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, तो ये जो है ये ऑप्शन यही सही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नज़ीर अकबर आबादी है, इसलिए यहाँ आंसर बी नंबर नज़ीर अकबर आबादी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 59 में आते हैं। 59 में है, फैज़ की पहली नज़म कौन सी थी जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के मैगज़ीन में दिसंबर 1929 को शाये हुई थी? ऑप्शन है तन्हाई,
बी में है इंतज़ार, सी में है सरूदो शबाना और डी में है मेरे मासूम कातिल। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मेरे मासूम कातिल। ये फैज़ की पहली नज़म है जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के मैगज़ीन दिसंबर 1929 में छपी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 में है ए रोशनियों के शहर, ए रोशनियों के शहर नज़म में फ़ैज़ किससे मुखातिब है? नज़म में फ़ैज़ किस शहर से मुखातिब है? ऑप्शन है कराची, बी में है दिल्ली, सी में है लाहौर और डी में है मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाहौर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 61 पे आते हैं। फ़ैज़ का पूरा कलाम लंदन से कुलियात की शक्ल में किस नाम से शाया हुआ था? कुलियात की शक्ल में किस नाम से शाया हुआ था लंदन से? ऑप्शन है नक्श हाय वफ़ा, बी में है सारे सुखन हमारे, सी में है सामे शहर यारां, डी में है कलाम फ़ैज़। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सारे सुखन हमारे। इसका सही आंसर होगा सारे सुखन हमारे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 62 में आते हैं। फ़ैज़ का नसरी मजमूआ ख़ुतूत किस उन्वान से शाये हुआ? यानी कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का ख़ुतूत का मजमूआ कौन सा है? ठीक है, ये बताना है हमें। ऑप्शन है ए में मह वो साल आशनाई, बी में है सलीबे मेरे दरीचे के, सी में है मीज़ान और डी में है हमारी कौमी सकाफ़त। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सलीबे मेरे दरीचे के। ये फ़ैज़ का ख़ुतूत का मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 63 में आते हैं। इस्तराकी अदब के मुताले के लिए सबसे पहले किसने फ़ैज़ को कार्ल मार्क्स की किताब दी जिसके वजह से फ़ैज़ सोशलिज़म की तरफ माइल हुए? ठीक है, इस्तराकी अदब के मुताले के लिए सबसे पहले फ़ैज़ को कार्ल मार्क्स की किताब किसने फ़ैज़ को कार्ल मार्क्स की किताब दी जिसकी वजह से फ़ैज़ सोशलिज़म की तरफ माइल हुए? ऑप्शन इसका है, ऑप्शन है हाजरा बेगम, बी में है रशीद जहां, सी में है डॉक्टर महमूदुल कतर और सी में है डॉक्टर महमूदुल कतर और डी में है पतरस बुखारी। तो इसका सही आंसर होगा बी, रशीद जहां। ठीक है, रशीद जहां। सवाल नंबर 64 में आते हैं। फ़ैज़ का पहला मजमूआ कलाम नक्शे फ़रियादी का मुकदमा किसने लिखा है? पहला मजमूआ कलाम नक्शे फ़रियादी का मुकदमा किसने लिखा है? मुकदमा दरअसल होता है किसी किताब के पहले सफ़ात या सब किताब के पहले होता है, जिसमें साहिब किताब के बारे में या किताब के बारे में लिखा जाता है, उसे मुकदमा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है मीराजी, पतरस बुखारी, रशीद जहां, नून मीम राशिद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नून मीम राशिद। नक्शे फ़रियादी फ़ैज़ का जो पहला मजमूआ कलाम है, इसका मुकदमा जो है नून मीम राशिद ने लिखा है। इसी में नून मीम राशिद ने फ़ैज़ को कहा है कि फ़ैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं बल्कि एहसासात का शायर है। और इन्होंने ही यानी नून मीम राशिद ने ही कहा है फ़ैज़ को कि फ़ैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 65 में आते हैं। एक मंजर, यास, इंतज़ार, सुरूदो शबाना और तहे नजूम वगैरह किसकी नज़में हैं? ऑप्शन है जोश, मखतूम, फ़ैज़, अख्तरुल ईमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़में हैं।
आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 66 में आते हैं। सवाल नंबर 66 में आते हैं। किस नज़म में बहर, वज़न और काफ़िया की पाबंदी की जाती है? किस नज़म में बहर, वज़न और काफ़िया की पाबंदी की जाती है? ऑप्शन है नज़म में मुअर्रा, नज़म में मंसूर, पाबंद नज़म या आज़ाद नज़म। तो साथियों, ये हम सब जानते हैं कि जिस नज़म में बहर, वज़न और काफ़िया की पाबंदी की जाती है उस नज़म को हम लोग पाबंद नज़म कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 67 में आते हैं। सवाल नंबर 67 है, रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला? रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला? ऑप्शन ए है जोश, बी में है फैज़, सी में है मखदूम और डी में है मजाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फैज़ अहमद फैज़ पे रावलपिंडी केस का मुकदमा चला था, साजिश का मुकदमा चला था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 68 पे आते हैं। सवाल नंबर 68 है शाहीन किस शायर का महबूब इस्तिआरा है? शाहीन किस शायर का महबूब इस्तिआरा है? ऑप्शन है जोश, इकबाल, साहिर या मजाज। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी इकबाल का इस्तिआरा शाहीन है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 69 पे आते हैं। सवाल नंबर 69 है, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफिया ना हो तो वो कौन सी नज़म कहलाती है? तो वो कौन सी नज़म कहलाती है? तो वो कौन सी नज़म कहलाती है? तमाम मिसरे बराबर हो, तमाम मिसरे बराबर होने से मुराद वज़न में हो, ठीक है, मिसरे वज़न में हो, ठीक है, वज़न में हो, तो उस नज़म को हम क्या कहेंगे? यानी रदीफ़ और काफिया ना हो लेकिन उनके मिसरे बावज़न हो, तो उस नज़म को क्या कहेंगे? तरजीबंद, आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म या नज़म मार्रा? तो इसका सही आंसर होगा डी, नज़म मार्रा। नज़म मार्रा में जो है काफिया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती है लेकिन वज़न की पाबंदी होती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 70 पे आते हैं। इकबाल का सने वफ़ात क्या है? इकबाल का सने वफ़ात क्या है? इसका ऑप्शन है ए नंबर 1930, बी नंबर 1932, सी नंबर 1936 और डी नंबर 1938। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1938। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 71 पे आते हैं। सवाल नंबर 71 पे आते हैं। 71 में है, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म जाँ बचा के चले, नज़र चुरा के चले जिस्म जाँ बचा के चले। मंदरज़ा बाला शेर किसका है? मंदरज़ा बाला शेर किसका है? ऑप्शन है फैज़, बी में है इकबाल, सी में है मीर और डी में है गालिब। तो इसका सही आंसर होगा फैज़ अहमद फैज़, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये नज़म दरअसल जो है फैज़ अहमद फैज़ की नज़म जो हमारे निसाब में भी शामिल है, निसार तेरी गलियों के ए वतन, निसार तेरी गलियों के ए वतन, निसार तेरी गलियों के ए वतन, तेरी गलियों के ए वतन से लिया गया है, ठीक है, निसार तेरी गलियों के ए वतन से लिया गया है। और ये शेर जो है इस नज़म के पहले बंद का दूसरा शेर है। सवाल ऐसे भी पूछता है कि ये जो शेर है इकबाल की नज़म निसार तेरी गलियों से लिया गया है, तो ये किस बंद का कितना नंबर शेर है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये शेर जो है निसार तेरी गलियों के नज़म का पहले बंद का दूसरा शेर है, पहले बंद का
दूसरा शेर है। ठीक है, दूसरा शेर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72 पे आते हैं। सवाल नंबर 72 है, जेल में से कौन सा अफसाना इलियास अहमद गद्दी का नहीं है? इलियास अहमद गद्दी का नहीं है। जेल में से कौन सा अफसाना इलियास अहमद गद्दी का नहीं है? आग की तलाश, सत्यन, आखिरी हरबा या डी डूब जाने वाला सूरज? तो इसका सही आंसर होगा डी डूब जाने वाला सूरज। ये इलियास अहमद गद्दी का अफसाना नहीं है, बल्कि ये गयास अहमद गद्दी का अफसाना है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73 पे आते हैं। जेल में से कौन गयास अहमद गद्दी का नावेल्ट है? जेल में से कौन गयास अहमद गद्दी का नावेल्ट है? ऑप्शन ए है सारा दिन धूप में, बी है आदमी, सी है मगधपुरी का दास्तान गो और डी है पड़ाव। इसका सही आंसर होगा पड़ाव। इसका सही आंसर होगा पड़ाव। ठीक है, इसका सही आंसर पड़ाव होगा। ये याद रखना है हमें कि गयास अहमद गद्दी ने एक ही नावेल्ट लिखा है और वो पड़ाव है। ये नावेल्ट 1980 में शाये हुआ था, 1980 में छपा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74 में आते हैं। गयास अहमद गद्दी का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ था? गयास अहमद गद्दी का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ था? ऑप्शन है 1970, बी में है 1969 और सी में है 1971 और डी में है 1968। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 में गयास अहमद का पहला अफसानवी मजमुआ छपा था। इनका पहला अफसानवी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ था? बाबा लोग। किस नाम से? बाबा लोग। ये इनका गयास साहब का पहला अफसानवी मजमुआ है जो 1969 में छपा था, बाबा लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 75 में आते हैं। सवाल नंबर 75 है, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। ए में है सारा दिन धूप में 1978, यानी हमको देखना यह है इसमें कि इसमें कौन सा जुमरा सही है जिसमें किताब का नाम और उसकी सने असात दुरुस्त है। ठीक है, तो इसमें किताब का नाम एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ सने असात दिया हुआ है, तो हमें मिलाना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में है सारा दिन धूप में लिखा हुआ है 1978, पड़ाव 1980 और परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी 1970 और बाबा लोग 1960। तो अभी हम बताएं कि बाबा लोग जो है शाये हुआ था, इनका पहला अफसानवी मजमुआ शाये हुआ 1969 में। तो इसका मतलब है कि डी नंबर गलत है। पूछ रहा है कि कौन सा जुमला सही है, दुरुस्त कौन सा है, वो हमें देखना है। सी में है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी जो गयास साहब का अफसानवी मजमुआ है वो छपा था 1977 में। कब? 1977 में। और यहाँ दिया हुआ है 1970, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। पड़ाव ये गयास साहब का नॉवेल्ट है जो छपा था 1980 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ठीक है, और सारा दिन धूप ये यहाँ पे दिया हुआ है 1978, जबकि ये छपा था 1985 में। कब छपा था? 1985 में। ठीक है, 1985 में छपा था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। पड़ाव 1980 में छपा था, तो सही जुमरा इसमें ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 76 पे आते हैं। सवाल नंबर 76 पे आते हैं। सवाल नंबर 76 है, मक्खियाँ
हलवाई ने काहेली से हाथ हिलाकर मक्खियों को उड़ाने की कोशिश की। मक्खियाँ जरा देर उड़ी, फिर जलेबियों की थाल पर टूट पड़ी। ये इक़्तिबास किस अफसाने से लिया गया है? ऑप्शन है मिसेस जॉन, बी में है फायर एरिया, सी में है निर्वाण और डी में है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। तो ये इसका सही आंसर होगा डी, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। ये गियास साहब का अफसाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 77 पे आते हैं। सवाल नंबर 77 है अफसाना मिसेस जॉन। अफसाना मिसेस जॉन में किस औरत को मरकज़ी किरदार की हैसियत हासिल है? अफसाना मिसेस जॉन में किस औरत को मरकज़ी किरदार की हैसियत हासिल है? ऑप्शन ए है एक हिंदू औरत, ऑप्शन बी है एक मुस्लिम औरत, ऑप्शन सी है एक क्रिश्चियन औरत और ऑप्शन डी है एक यहूदी औरत। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक क्रिश्चियन औरत को अफसाना मिसेस जॉन में मरकज़ी किरदार की हैसियत हासिल है, यानी मिस्टर जॉन की वाइफ होती है, मिस्टर जॉन की बीवी रहती है मिसेस जॉन। ठीक है, सवाल नंबर 78 पे आते हैं। सवाल नंबर 78 में है पूरी दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़ुबानों को इनकी पैदाइश के एतबार से दर्जाबंदी करते हुए विनफर्ड पी लेहमन ने कितने लिसानी ख़ानदान में तकसीम किया है? यानी पूरी दुनिया में जो 5000 से 7000 तक ज़ुबानें बोली जाती हैं, उन ज़ुबानों को उनकी पैदाइश के एतबार से दर्जाबंदी करते हुए विनफर्ड पी लेहमन ने कितने लिसानी ख़ानदान में तकसीम किया है? ऑप्शन ए है 8, बी है 7, सी है 9 और डी है 10। तो इसका सही आंसर होगा 7, बी नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 7। देखिए, पूरी दुनिया में ज़बानों की जो दर्जाबंदी है उसकी ख़ानदानी एतबार से दर्जाबंदी कई लोगों ने किया है और कई ने अलग अलग बताया है, कहीं किसी ने तो 11 तक भी बताया है, लेकिन ज़्यादा मुस्तनद जो है विनफर्ड पी लेहमन का माना जाता है। ठीक है, ज़्यादा मुस्तनद विनफर्ड पी लेहमन का माना जाता है और उन्होंने बताया है 7। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 69 पे आते 79 पे आते हैं। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही करें। हमको ये देखना है कि पहले कौन है ना, इस एतबार से हमें मिलाना है और ये इसका सही आंसर तलाश करना है 69 में। तो ऑप्शन नंबर ए में है हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, हिंद आर्याई, मगरिबी हिंदी या उर्दू हिंदी। बी में है हिंद ईरानी, हिंद यूरोपी, हिंद आर्याई, उर्दू हिंदी, मगरिबी हिंदी। ये गलत है, सी में है उर्दू हिंदी, हिंद यूरोपी, हिंद आर्याई, हिंद ईरानी, मगरिबी हिंदी। ये भी गलत है। डी में है हिंद यूरोपी, हिंद आर्याई, हिंद ईरानी, मगरिबी हिंदी, उर्दू हिंदी। ये भी गलत है। सही क्या है? सही इसमें है ऑप्शन नंबर ए। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हिंद यूरोपी जो है ख़ानदानों का एक अहम नाम है। हिंद यूरोपी जो 7 ख़ानदान विनफर्ड पी लेहमन ने बताया है, उसमें से एक अहम नाम है, उसमें से एक अहम नाम है हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी की अहम शाख है हिंद ईरानी और हिंद ईरानी की ज़ेली शाख है हिंद आर्याई। हिंद आर्याई के 3 दौर हैं, जिसमें से इसका जो जदीद दौर है उससे निकला मगरिबी हिंदी।
मगरिबी हिंदी में 5 बोलियां हैं और इन 5 बोलियों से मिलके बना है उर्दू हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 80 में आते हैं। शोरशीनी अपभ्रंश का मरकज़ था। शोरशीनी अपभ्रंश का मरकज़ था दिल्ली, हरियाणा, मथुरा या कलकत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। शोरशीनी अपभ्रंश का या शोरशीनी प्रकृति का मरकज़ कहाँ था? मथुरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 82 पे आते हैं, 82 पे आते हैं। कह रहा है उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? ये नज़रिया किसका है? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? ठीक है, ऑप्शन है ए में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में है मसूद हुसैन खान, सी में है मीर अमन और डी में है सुलेमान नदवी। तो इसका सही आंसर होगा ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात में कहा है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। आबे हयात में कहा है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ठीक है, किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 83 पे आते हैं। सवाल नंबर 83 पे आते हैं। 83 में है उर्दू दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा हुई। उर्दू दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा हुई। नवाहे दिल्ली मतलब दिल्ली के आसपास। उर्दू दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा हुई बकौल, यानी ये किसने कहा है कि उर्दू दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा हुई? ऑप्शन ए है शौकत सब्ज़वारी, छोटी सीन से शौकत सब्ज़वारी, बी में है मसूद हुसैन खान, सी में है सुलेमान नदवी और डी में है ज्ञानचंद्र जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसूद हुसैन खान, बी यानी मसूद हुसैन खान। ठीक है, किसने कहा है उर्दू दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा हुई? तो किसने कहा है? मसूद हुसैन खान ने कहा है कि उर्दू दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा हुई। सवाल नंबर 84 में आते हैं, 84 में। हाफिज महमूद शेरानी की किताब पंजाब में उर्दू कब शाये हुआ? हाफिज महमूद शेरानी की किताब पंजाब में उर्दू कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है 1940, बी है 1920 और सी है 1928, डी है 1926। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किताब पंजाब में उर्दू 1928 में शाये हुआ। महमूद शेरानी की किताब पंजाब में उर्दू कब शाये हुआ? 1928 में शाये हुआ। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 85 में आते हैं। सवाल नंबर 85 है रौनक शहरी, शान भारती, आमिर सिद्दीकी का ताल्लुक झारखंड के किस इलाके से है? रौनक शहरी, शान भारती, आमिर सिद्दीकी का ताल्लुक झारखंड के किस इलाके से है? ऑप्शन ए है हज़ारीबाग, बी में है रांची, सी में है धनबाद और डी में है चतरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धनबाद। इन तीनों का ताल्लुक जो है धनबाद से है। ये तीनों शायर हैं और इन तीनों का ताल्लुक धनबाद से है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 86 में आते हैं। सवाल नंबर 86 है झेल में से कमरुज़्ज़मा कमर का शेरी मजमुआ कौन सा है? कमरुज़्ज़मा कमर का शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए है सदा की खुशबू, बी है बेसाख्ता, सी है रात के रूप बहुत और डी है सच्चे मोती। और इसका सही आंसर होगा बेसाख्ता। कमरुज़्ज़मा कमर का शेरी मजमुआ है बेसाख्ता। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 87 पे आते हैं। सवाल नंबर 87 पे आते हैं। 87 है, सवाल नंबर 87 में है
आगाज़े सहर, आगाज़े सहर झेल में से किस शायर का पहला शेरी मजमूआ है? आगाज़े सहर झेल में से किस शायर का पहला शेरी मजमूआ है? ऑप्शन ए है महजूर महजूर शमशी, डी में है शोएब राही, बी में है शोएब राही, सी में है फसीउद्दीन बल्खी और डी में है नादिम बल्खी। ए में है महजूर शमसी, बी में है शोएब राही, सी में है फसीउद्दीन बल्खी और डी में है नादिम बल्खी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नादिम बल्खी का पहला शेरी मजमूआ है आगाज़े सहर। नादिम बल्खी का पहला शेरी मजमूआ है आगाज़े सहर। और अब सवाल नंबर 88 पे आते हैं। सवाल नंबर 88 है, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी के मुताबिक झेल में उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? डॉक्टर फरमान फतेहपुरी के मुताबिक झेल में से उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन सा है? यहाँ होना चाहिए अफसाना निगार कौन सा है, पहला अफसाना लिखा हुआ है। पहला अफसाना निगार कौन सा है? पहला अफसाना निगार कौन है? पहला अफसाना निगार कौन है? डॉक्टर फरमान फतेहपुरी के मुताबिक झेल में से उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? ठीक है, आगे ऑप्शन है प्रेमचंद, सज्जाद जहीर, सर सैयद अहमद ख़ान या राशिदुल खैरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरम। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना निगार सज्जाद हैदर यल्दरम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 89 पे आते हैं। सवाल है, झेल में से झारखंड के किस कबायली ज़ुबान को हिंदुस्तानी आइन की 8वीं दर्जा फहरिस्त में जगह मिली है? ऑप्शन ए है आसूर, बी है ब्रिजिया, सी है संथाली और डी है मुंडारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाली। ऑप्शन नंबर सी, संथाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 90 में आते हैं। 90 का सवाल है, ओल चिकी रस्मुल ख़त का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? ओल चिकी रस्मुल ख़त का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? ऑप्शन है संथाली, खोरठा, मालतो, नागपुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा, यानी संथाली का रस्मुल ख़त ओल चिकी कहलाता है। संथाली का रस्मुल ख़त ओल चिकी कहलाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 91 में। ज़रबुल मिस्ल बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का माना क्या है? ऑप्शन है बुढ़ापे की शादी, बी है बुढ़ापे में जवानी के जोश, सी है बुढ़ापे में जवानी के सिंगार या डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा, बुढ़ापे में जवानी के सिंगार। एक कहावत है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसका मतलब लिया जाता है बुढ़ापे में जवानी के सिंगार। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 92 में आते हैं। सवाल नंबर 92 में है ज़रबुल मिस्ल, यानी कहावत है ना। ज़रबुल मिस्ल को कहावत भी कहा जाता है। ज़रबुल मिस्ल टाट में मखमल का पेवंद का माना क्या है? ए है, ऑप्शन नंबर ए है अमीर होकर गरीबों से मेलजोल, बी में है गुर्बत में अमीरी दिखाना, सी में है ए और बी दोनों
और डी में है गरीब होकर अमीरों से मेल जोल। डी में है गरीब होकर अमीरों से मेल जोल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कहावत टाट में मखमल का पेवंद का मतलब होता है गरीब होकर अमीरों से मेल जोल। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 93 पे आते हैं। 93 सवाल है, लफ्ज़ पर्वत का मुतरादिफ है। लफ्ज़ पर्वत का मुतरादिफ है। पहाड़, कोह, सी में है ए और बी और डी में है कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा, यानी पहाड़ और कोह दोनों पर्वत का मुतरादिफ है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 94 पे आते हैं। 94 है सवाल, लफ्ज़ मौत। लफ्ज़ मौत का मुतरादिफ क्या है? लफ्ज़ मौत का मुतरादिफ क्या है? अजल, रंज, मर्ग या डी ए और सी। डी में है ए और सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और सी। यानी कि मौत का मुतरादिफ अजल भी होता है और मर्ग भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 95 पे आते हैं, 95 पे आते हैं। लफ्ज़ गीत का मुतरादिफ क्या है? लफ्ज़ गीत का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन है नगमा, राग, साज या डी में है ए और बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नगमा और राग दोनों लफ्ज़ गीत का मुतरादिफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 96 पे आते हैं। झेल में से कौन सा लफ्ज़ इसमें मुसग़िर है? इसमें मुसग़िर है। मुसग़िर यानी छोटा दिखाई देना या छोटा दिखाना। मुकब्बर में कोई भी चीज़ को बड़ा दिखाया जाता है और मुसग़्गर में कोई सी भी चीज़ को छोटा दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो इसमें मुसग़्गिर है? ऑप्शन है बहन, भैया, भाई, दादा, तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, भैया। यानी भाई इसमें मुकब्बर है और भैया इसमें मुसग़्गिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 97 में आते हैं। झेल में से कौन सा लफ्ज़ इसमें मुकब्बर है? झेल में से कौन सा लफ्ज़ इसमें मुकब्बर है? ऑप्शन है शाह, राजा, सवार और या डी में है शहसवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लफ्ज़ शहसवार जो है इसमें मुकब्बर है, इसमें मुकब्बर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 98 पे आते हैं। 98 पे है, साबका वाले अल्फाज की निशानदेही कीजिए। साबका वाले अल्फाज की निशानदेही कीजिए। साबका हम लोग जानते हैं कि किसी लफ्ज़ के आगे कोई लफ्ज़ जोड़कर जो नया लफ्ज़ बनता है उसे हम साबका कहते हैं। तो ऑप्शन है फरमान, बी है नाकाबिल, डी है मुमकिन और सी है मुमकिन और डी है दिल पसंद। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि काबिल से पहले ना लगा हुआ है ना, काबिल से पहले ना लगा हुआ है ना, इसीलिए ये साबका कहलाएगा। ये लफ्ज़ साबका के ज़ुमरे में आएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 99 पे आते हैं। सवाल नंबर 99 पे आते हैं। सवाल नंबर 99 है, लाहका वाले अल्फाज की निशानदेही कीजिए। लाहका वाले अल्फाज की निशानदेही कीजिए। लाहका हम लोग जानते हैं, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाया जाता है उसे हम लाहका कहते हैं। ऑप्शन ए है हमदर्द, बी है निगार खाना, सी है नापाक और डी है ला इल्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निगार एक लफ्ज़ है ना, निगार एक लफ्ज़ है, इसके आखिर में खाना लगाकर या खाना जोड़कर
एक नया लफ्ज़ बनाया गया है निगार खाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 100 पे आते हैं। सवाल नंबर 100 है, ज़हीरुल हक जेल में से किस शायर का असल नाम है? ज़हीरुल हक जेल में से किस शायर का असल नाम है? ऑप्शन है प्रकाश फ़िक्री, बी है वहाब दानिश, सी है सिद्दीक मुजीबी और डी है ज़हीर गाज़ीपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश फ़िक्री का असल नाम ज़हीरुल हक है। प्रकाश फ़िक्री का असल नाम ज़हीरुल हक है। तो चलिए दोस्तों, आज पहला जो एक सेट मुकम्मल हो गया, यानी कि 2 वीडियो में एक सेट मुकम्मल हो गया। अब हमें इजाज़त दीजिए, नए वीडियो के साथ मिलते हैं।